अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में एक बहुत अहम टॉपिक है जिसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। जनूबी पंजाब के हवाले से हम अक्सर सुनते हैं और हर हुकूमत इस हवाले से बात भी करती है, लेकिन कोई हमें सॉलिड ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आती ग्राउंड पे कि जिससे मालूम हो कि वाकई काम हो रहा है। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट तो बना दिया गया है और वो फंक्शनल भी है, काम भी हो रहा है, लेकिन असल डिमांड वहाँ पर रहने वाले लोगों की सूबे की है कि उसको सूबा बनाया जाए। अभी पिछले दिनों 2-3 रोज़ पहले हमने देखा कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने बात भी की इस हवाले से। उन्होंने कहा कि हम जनूबी पंजाब सूबा बनाना चाहते हैं और उसको जब रिस्पॉन्ड किया शाह महमूद कुरैशी साहब ने, उन्होंने ख़त इरसाल कर दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी, बिलावल भुट्टो जरदारी को, और साथ में उन्होंने नून लीग को भी, जिसमें ये कहा गया कि आए बैठे मिलकर हम इस पर बात करते हैं और इस पर काम करते हैं। जबकि नून लीग के जो रहनुमा हैं उनका कहना ये है कि कुरैशी साहब ने जो ख़त लिखा है ये सरासर फ्रॉड है, वो इस हवाले से काम नहीं करना चाहते। अब किस तरह से आगे मामलात बढ़ेंगे जब अभी से इतनी बदएतमादी नज़र आ रही है। और एक और अहम एंगल इसमें यह भी है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबको लेकर बैठती है, मिल बैठकर कोई बात होती है, तो उसका क्रेडिट ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाता है। और अगर अपोजिशन इकट्ठी नहीं भी होती तो तब भी क्रेडिट तो ऑब्वियसली जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन इसमें जो नेगेटिव हमें एलिमेंट नज़र आएगा वो अपोजिशन के साथ नज़र आएगा कि वो शायद इस बात को आगे लेकर बढ़ना नहीं चाहते हैं। ये सारी चीज़ें हम आज के फर्स्ट डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इस वक्त जो सारी पॉलिटिकल हमें एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं उनको भी कवर करेंगे। बहुत सारी आवाज़ें उठ रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। ये कहा जा रहा है 4 बल्कि 5 लोगों के नाम दिए गए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि वो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं, और नून लीग की तरफ से 4 और नाम दे दिए गए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब की जगह पर ये लोग जो हैं बतौर वज़ीर आज़म उम्मीदवार हैं। ये सारे मामलात कैसे आगे बढ़ेंगे? PDM जिस मार्च की बात कर रही है, 27 फरवरी की जो डेट दी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग से डेवलपमेंट हुई है कि जरदारी साहब ने उसमें बताया ये जा रहा है कि फजलुर रहमान साहब को भी इनवाइट कर लिया है। तो अब आगे क्या होने जा रहा है? मैं जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनका आपसे इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं बैरिस्टर अहमद पंसोता साहब। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। इसके अलावा स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं सैयद आसिम रज़ा साहब, तजियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी। और इसके अलावा नाज़रीन, कमर ज़मान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं इस वक्त, वो उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम कमर ज़मान कायरा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, जनूबी पंजाब सूबे के हवाले से बता दीजिएगा कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं उन्होंने तो कहा कि हम चाहते हैं कि इस पे काम करें। कुरैशी साहब ने ख़त भी लिख दिया है। तो सर, अब ये आगे मामला कैसे बढ़ेगा? किस तरह से, क्या वाकई सीरियसली इस पर बैठकर हमारी अपोजिशन और हुकूमत काम कर पाएगी? क्योंकि जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, हम तो इसके मुहर्रक हैं और पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसमें तंजीमी तौर पे हमने 2 सूबे अपने बनाए हुए हैं, क्योंकि हमारी जनूबी पंजाब और सेंट्रल पंजाब की तंजीमें अलग अलग जी। हमारे पास उस वक्त ये तादाद नहीं थी। पंजाब असम्बली में भी इस पे एक डिस्कशन हुई थी और एक रेजोल्यूशन हुआ था, और सेनेट में भी एक रेजोल्यूशन हुआ था, लेकिन फिर आगे मंडे ना चढ़ सकी। पीपल्स पार्टी इस इशू से कमिटेड है जो जनूबी पंजाब के लोगों की एक जेन्युइन डिमांड है। अब उसके साथ PTI जो पहले तो नारे मार के आए थे, उनके साथ जो जनूबी पंजाब महाज के लोग इकट्ठे हुए थे, हुकूमत में शामिल हुए थे, वो तो इसी बात में थे कि हम अलग सूबा बनाएंगे। लेकिन उसके बाद एक सेक्रेटेरिएट बना दिया गया और सूबे से इतराज रहा। अब जो कि इलेक्शन का वक्त नजदीक आ रहा है और मुल्क के अंदर इस वक्त तहरीकें चल रही हैं, गवर्नमेंट जो है अपने लोएस्ट स्टेप पे खड़ी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, लोग बड़े परेशान हैं, कंफ्यूजन है, और गवर्नमेंट को मिनी बजट पास करने के बाद रोज आए दिन कभी बिजली के रेट बढ़ते हैं, कभी गैस के रेट बढ़ते हैं, कभी तेल के रेट बढ़ते हैं, रोज नया बम फूटता है। ठीक है। उन इशू से तवज्जो हटाने के लिए एक बहस है। गिलानी साहब ने इसको बिल्कुल पॉजिटिव रिस्पॉन्ड किया था कि अगर आप संजीदा हैं तो फिर आइए हमारे साथ बैठिए, बात करते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट क्या चाहती है वो अपना एक सर कुरैशी साहब कहते हैं ना कि हमारे पास सादा अक्सरियत नहीं है, जब तक मिलकर बैठेंगे नहीं तो काम नहीं होगा। सर, गवर्नमेंट के साथ इस वक्त जितने भी मसाइल हैं वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन चूंकि आप लोगों ने इसका आगाज किया था जनूबी पंजाब सूबे का, इस तहरीक का आप कह लें, तो सर ये एक अच्छा मौका, लोगों को फायदा हो जाएगा ना, मिलकर काम कर लें, इस पर बैठ जाए। सर, मैं आपके सवाल को ही एड्रेस कर रहा हूँ, ये बात दुरुस्त है। सवाल ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब बात तो कर रहे हैं,
उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने खत लिख दिया। हम कह रहे हैं कि हम इस मामले में उनसे पहले ही आगे खड़े हैं। ठीक है, अगर वो इस पे पॉजिटिवली मूव करना चाहते हैं तो पॉजिटिवली बात करें। अब आप ट्वीट करके और खत लिख के अगर मामला चाहेंगे तो मामला बनेगा नहीं। और दूसरी बात यह है कि बहुत दफा हुआ अपोजिशन का एतमाद का लेवल अब हुकूमत पे यह है कि बहुत दफा ऐसा हुआ कि अपोजिशन ने हुकूमत के साथ बैठ के, यानी स्पीकर साहब के साथ बैठ के, वज़रा के साथ बैठ के डिस्कशंस की, मामला कुछ सेटल किए, कुछ कानून साजी, कुछ बाकी चीजें। और जब मामला वजीर आजम के पास गया तो उन्होंने विड्रा कर लिया, उनका नहीं है, मैं नहीं मानता। और वो आके अपने से मुंह लेके बैठ गए, उनका जी सॉरी। अब ये बात है कि अगर वजीर आजम साहब की नॉड इसको नहीं है, शाह महमूद कुरैशी साहब अपनी जाती हैसियत में अगर खत लिख रहे हैं तो उसको क्या माना जाए? क्या पार्लियामेंट्री पार्टी की तरफ से लिख रहे हैं, पार्टी प्रेसिडेंट की तरफ से लिख रहे हैं? और फिर वो क्या चाहते हैं उसका एक ड्राफ्ट भी तो दें। इस वक्त क्योंकि हम जो है, हम तो इस हुकूमत को हटाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, और अगर गवर्नमेंट इसको सिर्फ एंगेजमेंट का एक तरीका बनाना चाहती है तो ये नामुनासिब होगा। ठीक है सर, आपने बड़ी मुनासिब बात की है। आपने कहा है कि ये क्लैरिटी आपको चाहिए। आखिरी बात सुनिए, पहले मेरी आखिरी बात सुनिए। जी जी। शाह महमूद साहब को चाहिए कि उनका जो भी ख्याल है, जो वो चाहते हैं, जो उनकी लीडरशिप यानी इमरान खान से आप एक्सेप्ट करते हैं, वो इन राइटिंग पहले अपोजिशन को दे दें, ताकि उस पर बात होनी है वो अपनी अपनी डिस्कशन करके बैठ जाए। वरना इस तरह की एंगेजमेंट इस मौके पे अपोजिशन की तहरीक के लिए नुकसानदेह होगी और शायद उस पर वो हेजिटेंट हो। ठीक है सर, सही, बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा कि ये क्लैरिटी आपको चाहिए। सर अगर ये सारा प्रोसेस हो जाता है, मुझे ये बताइएगा सर, नून लीग जो है वो इसमें शामिल नहीं हो रही, वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ जालसाजी है, ये फ्रॉड है, जो भी अल्फाज वो इस्तेमाल करें। सर अगर नून लीग साथ नहीं देती है तो आप लोग मिलकर आगे बढ़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं सर? मैंने कहा जी, अगर आप उसके पॉजिटिव वे पे जो मिसट्रस्ट है उसको दूर करने का तरीका तो तय करें। अगर वो तय होगा तो सारा मुल्क कहेगा, सारी दुनिया कहेगी, क्यों नहीं करेगी पे मुस्लिम लीग? ठीक है, मुस्लिम लीग को भी आना पड़ेगा उस बात पे। मैं कारा साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ जी, अगर मुझे इजाजत हो। जी जी, श्योर श्योर। जी जी, कमरज़मान कारा साहब, मैं अहमद मनसोता आपसे इधर पीटीवी पर मुखातिब हूँ जी। मेरी आपसे क्वेश्चन प्राइमरीली ये है कि आप जो इस मिसट्रस्ट के रिमूवल की बात कर रहे हैं, क्या ये मिसट्रस्ट का रिमूवल जो है वो केसेस के ऊपर सेटलमेंट पर होगा, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो लॉ में अमेंडमेंट होगा, या किसी और चीज पर होगा? मेरे ख्याल है ये वल्गर गुफ्तगू बहुत दफा गवर्नमेंट करती रहती है, ये नामुनासिब है। आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड कि डिबेट हमारी कहीं और हो रही होती है और उसके लिए सिर्फ एक ही मुकदमा है, एक ही तोता कहानी है गवर्नमेंट के पास कि जी वो अपना नैरेटिव मांगते हैं, वो हमसे एनआरओ मांगते हैं, वो हमसे केसेस में रिलीफ मांगते हैं। वो भाई यहाँ तो बड़ी सिंपल बात हो रही है, मैं स्टेट बात कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ गवर्नमेंट के पास जो कुछ है वो लेके आए कि जी ये हम चाहते हैं। हम तो उस पर अपने नोट दे चुके हैं, कहाँ से आ गया इसमें अकाउंटेबिलिटी का इशू? ठीक है सर, आपने कहा ना जी, आपने कहा ना उस पर डेवलप करना है एक आपका जो ट्रस्ट है वो है कि आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं या डिबेट कर रहे हैं? सर मजाक तो आप कर रहे हैं, आप वल्गर कह रहे हैं, मैं तो आपके साथ डिबेट का क्वेश्चन कर रहा हूँ। मुझे तो बड़ा तो आपसे एक बड़ा, सॉरी पंजोता साहब, मेरे लफ्ज मुनासिब नहीं थे, बट मैं स्पॉन्टेनियस इसलिए बहुत गैर मुनासिब थे सर, लेकिन आप हमारे बुजुर्ग हैं, आप कह सकते हैं। मैं तो आपसे जेन्युइन लेजिटिमेट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मेरी अर्ज सुने। आई एम सॉरी फॉर दिस, मेरे लफ्ज मुनासिब नहीं थे, लेकिन कोई बात नहीं, इसलिए रिएक्शन में आ गया कि ये नामुनासिब तरीका है गुफ्तगू का कि मैं एक अपनी पॉजिटिव वे आपको दे चुका हूँ, आप उस पर फिर वही बात जो हुकूमत हर रोज हमारे साथ ये बात करती है कि हम महंगाई की बात करें, वो कहेंगे जी एनआरओ मांगते हैं, हम फलां बात करें। मैं तो कह रहा हूं कि इस वक्त मिसट्रस्ट है। गवर्नमेंट इन राइटिंग इस इश्यू के ऊपर वजीर आजम की तरफ से अपोजिशन को एक एजेंडा दे के हम इस पे बात करना चाहते हैं, तो कौन नहीं करेगा? मैं तो ये कह रहा हूं। ठीक है, अच्छा सर आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है, मुझे इजाजत दीजिएगा। मैं कायरा साहब, जो मेरा क्वेश्चन है ना, मैं प्राइमरीली, एक तो आई एम नॉट अ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, मेरा बिल्कुल आपसे एक एकेडमिक क्वेश्चन ये था, जिस तरह आपने भी कहा कि गवर्नमेंट इन राइटिंग दे और इस चीज को दूर करे। अब क्या शाह महमूद कुरैशी साहब का जो लेटर है, विल दैट नॉट बी ट्रीटेड एज अ लेटर इन राइटिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, या आप चाहते हैं कि इमरान खान साहब खुद ये खत लिखें? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। इमरान खान साहब पार्टी लीडर हैं, और अगर आपने कोई पार्टी की तरफ से अगर आपने सीरियस मूव करनी होती है तो आप गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने अपना एजेंडा देना होता है। शाह महमूद कुरैशी साहब की गुफ्तगू, उनकी जात तक तो हम मानेंगे, लेकिन कल अगर प्राइम मिनिस्टर ओन ना करे फिर हम क्या करेंगे? मैंने कहा ना, दसियों दफा अपोजिशन ये देख चुकी है कि स्पीकर साहब
और कई और वज़रात के साथ बैठ के जब उनकी मुलाकातें हुई अपोजिशन की पार्लियामेंट्री पार्टी की और उसके ऊपर डिबेट हुई, तो उससे जब प्राइम मिनिस्टर साहब के पास गई तो उन्होंने कहा जी सॉरी, और उसके बाद उन्होंने आके हाथ खड़े कर दिए कि ये नहीं हो सकता। लिहाजा ये मिसट्रस्ट खत्म करने का एक तरीका है, और वो तरीका ये है कि लीडर, जो बड़ा लीडर, पार्टी का लीडर है, वो बयान करेगा जी मैं अपनी तरफ से दावत देता हूं, कल मेरा लीडर मेरी बात को डिसऑन कर दे, मैं अब अपना तम्बू लेके बैठ जाऊंगा। तो मुझे शाह महमूद कुरैशी साहब की इज्जत है, मुझे एहतराम है उनका, लेकिन इमरान खान साहब अपोजिशन को ये दावत दें, उनको ये दावत दें कि जी मेरा ये चार्टर है, ये मेरा एजेंडा है, ये मेरी कमेटी है, इसके साथ बैठ के बात करनी है, आइए बात करें। अब आप कह रहे हैं ना जी, जिस तरह पहले ट्वीट आया कि जी आइए बैठ के बात कीजिए, तो आइए बैठ के लाहौर में बात करनी है, इस्लामाबाद में करनी है, डी चौक में करनी है, पार्लियामेंट हाउस में करनी है, कहां करनी है, किसके साथ करनी है? तो ये वजीर आजम साहब ही बनाएंगे ना, कमेटी बनाए और एजेंडा दे ठीक है, अपोजिशन को। ठीक है, ठीक है। अपोजिशन से बात करें, सही है सर, हो सकता है ये आगे चीजें जो हैं, आगे मामला तय हो जाए, कमेटी बन जाए। सर मुझे थोड़ा सा 27 फरवरी के हवाले से बता दीजिएगा, जो लॉन्ग मार्च आप लोग करने जा रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, खबरें ये आ रही हैं कि जरदारी साहब जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी दावत दे रहे हैं कि वो उसमें शामिल हो जाएं। सर क्या सही है? पहले तो जी वंस अगेन मैं अपने अल्फाज के ऊपर, मैं अपने अल्फाज को वापस लेता हूँ। जो मैंने कहा, मुझे एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आ गया जो मुनासिब नहीं था, सॉरी फॉर दैट। दूसरी गुजारिश ये है कि मेरे इल्म में नहीं है जी कि हमने कोई दावत दी है कि नहीं, टेलीफोन पर उनकी कोई बात हुई है, मैं मेरी मुलाकात नहीं हुई, और अभी हमारी पार्टी के अंदर इसकी कोई डिस्कशन ओपन हुई नहीं है। अगर कोई ऐसी बात हुई तो यकीनन जरदारी साहब पार्टी में मुशावरत करेंगे और फिर मैं आपसे बात कर सकूंगा। अभी मेरा कुछ इस पे कमेंट करना मुनासिब नहीं सर होगा। क्या इस लॉन्ग मार्च का बाकी जमातों को कह रहे हैं जो इसमें ज्वाइन करना चाहे, मौलाना फजलुर रहमान साहब और मुस्लिम लीग और बाकी जमातें वो 23 मार्च को करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी गुड विशेष है हमारी, बिल्कुल करें। लेकिन अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो बिस्मिल्लाह। तो सर क्या वो पीडीएम में नहीं, मेरे इल्म में नहीं। जी सर, पीडीएम में वापस आने की शर्त तो नहीं लगा दी जाएगी दूसरी तरफ से, क्योंकि वहां पर भी कुछ थोड़ा मसला नजर आ रहा है। और प्लस सर मुझे ये भी बताइएगा कि क्या पूरी स्ट्रैटेजी तय हो गई है 27 फरवरी को जो आप लोग लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, पूरा लाया अमल उसका बना लिया गया? जी लाया अमल तो उसका बन गया जी, या बन रहा है, क्योंकि ये सिर्फ लॉन्ग मार्च तो नहीं होगा, इसमें आपने अपना मुतबादल पूरा एजेंडा देना है। और बिलावल साहब जहाँ जहाँ रुकेंगे मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ शहरों में, वहाँ वो अपना जो एजेंडा है अनफोल्ड भी करते आएंगे। तो उसके ऊपर काम हो रहा है और जल्द इंशाल्लाह शेयर किया जाएगा मीडिया से। जहाँ तक आपके सवाल का दूसरा हिस्सा था, मैं मिस कर गया उसको। सर पीटीएम के हवाले से आपने कहा ना कि हम दावत तो दे रहे हैं दूसरी जमातों को, लेकिन वहां पे सर फिर मामला थोड़ा सा पीपल्स पार्टी पीडीएम के से निकलते हुए हमने बयान किया था कि हम तो इस तहरीक में सुर्खील थे, हम तो सबसे आगे चलने वाले थे। हमें मजबूर कर दिया गया उस तरीकाकार से जो शायद खतार नबासी साहब ने इख्तियार किया, वो उसको विड्रा करें, माजरत करें और एएनपी को राजी करें। हम तो हाजिर हैं, हमारा तो उस पर बड़ा ऑलरेडी एजेंडा आ चुका। यानी ये कंडीशन है, अगर इस तरह से नहीं होगा तो पीडीएम में वापसी नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि अगर आईनी तरीके से इन हाउस तब्दीली की बात की जाती है तो फिर हम मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। तो इसको सर ये समझे कि हो सकता है कि किसी पॉइंट पर पीडीएम में वापसी हो जाए। देखिए, पीपल्स पार्टी की तारीख ये है कि हमने हमेशा अपने दुख अपने सीने में समेट के मुल्क के मसाइल के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमारे साथ होने वाली ज्यादतियां, भले वो एमआरडी थी, भले वो एआरडी थी, हमने बहुत सारी उन जमातों को जो हमारे खिलाफ हुआ करती है उनको साथ मिला के उस मूवमेंट को चलाया। बीबी शहीद खुद चल के मियां नवाज शरीफ साहब के पास गई थी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करने। तो ये बिलावल साहब जो कह रहे हैं, हो सकता है ऐसा हो जाए, लेकिन अगर इस पे कोई किसी तरफ से कोई तहर्रुक होता है तो फिर हमारी जमात के अंदर इस पे बात होगी, फिर हम आपके साथ शेयर कर पाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। बैरिस्टर साहब आपकी तरफ आऊंगी। कमर जमान साहब जो गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि कुरैशी साहब की जो है वो उनका जो लेटर है शायद वो काफ़ी नहीं है, वो मज़ीद क्लैरिटी चाहते हैं। ज़रा मुझे एक आईनी तरीक़ाकार भी बता दीजिएगा कि एक तो ये कि ये क्लैरिटी किस तरह से होगी, जैसे आपने भी पूछा कि आप वज़ीर आज़म साहब ख़त लिखेंगे तो फिर वो क्लियर होंगे, फिर इकट्ठे होंगे। नून लीग पहले ही रिस्पॉन्ड कर चुकी है कि ये फ्रॉड है, शायद ड्रामा है, हम इसमें शामिल नहीं होंगे, तो फिर कैसे आगे बढ़ेगी बात? देखिए जी, इसमें पहली तो बात ये कि जो कमर जमान कायरा साहब की बात है वो प्राइमरीली कह रहे हैं कि इन द पास्ट भी गवर्नमेंट की तरफ से नेगोशिएशंस की ऑफर्स आई हैं, लेकिन उन नेगोशिएशन की ऑफर्स को हम सीरियसली इसलिए नहीं ले सकते कि जब कभी भी उस पर बात हुई है। जी
हाँ आसिम, इसी को मैं चाहती हूँ कि आप रिस्पॉन्ड कर दें, फिर मैं बैरिस्टर देखिए साहब की तरफ उनका जाऊंगी, जो कुछ मौक़िफ़ technical था, issue जो है। बार बार इस पे वो कह रहे थे कायरा साहब, और थोड़े से फ्लेयर अप भी हुए, जिसका उन्होंने अपनी माजरत की, अपने अल्फाज को हज़फ करवाया, वापस लिए। पंसोटा साहब ने जिस तरह बात की है वो बिल्कुल एक परसेप्शन बिल्डिंग की बात वो करना चाह रहे थे, जो उन्होंने स्ट्रेट क्वेश्चन किया जिस पे वो थोड़े से फ्लेयर अप हुए कि देखें, जो आप असेंबली के अंदर तकारीर करते हैं या आप जो जलसों में तकारीर करते हैं, बिलावल साहब या जरदारी साहब, या स्टेटमेंट्स जो आती हैं, उससे तो बज़ाहिर ऐसा नहीं लगता कि आप किसी भी हद तक किसी भी चीज़ के ऊपर निगोशिएशंस के साथ या फिर किसी और चीज़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ करते हुए कोई हुकूमत का साथ देने के लिए आप तैयार होंगे। तो उन्होंने वो पूछा निगोशिएशंस की बात को, जो एनआरओ की बात की जाती है, केसेस को सॉफ्ट करने की बात की जाती है, और ये कुछ भी जो भी बात जो कुछ नहीं भी है, बात नहीं और है, ये इन तो ऑन द सबको फ्लोर ऑफ द मालूम हाउस बात होती है, जिस पर इतना गुस्सा होने की उनको जरूरत नहीं थी। दूसरा, ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन पंसोटा साहब ने किया था। दूसरा इसमें जो आता है कि पीपल्स पार्टी ने अगर इब्तिदा की थी तो उनके पास अददी ताकत नहीं थी, तो पीटीआई के पास भी नहीं है, लेकिन इन्होंने कम से कम सेक्रेटरीट बनाया और प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ अमली तौर पर इकदामात, कुछ चीज मसले माइलस्टोन सेट किए। आपने क्या किया था? आप एग्जेक्टिव ऑर्डर करके एक एग्जेक्टिव सूबा तो बना सकते थे ना। अगर आपके पास जीबी की मिसाल हमारे सामने मौजूद है, आप वो इनिशिएटिव ले सकते थे, आपने वो भी नहीं किया। आज अपोजिशन में जाके आप इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो आप ऐसी स्टेटमेंट्स आप भी दे रहे हैं। आप हुकूमत को अगर कह रहे हैं कि जी हुकूमत अगर ये चाह रही है कि जी अपनी तमाम चीज़ों का डायरेक्शन को डाइवर्ट करवाए लोगों को महंगाई की वजह से, तो ये तमाम चीज़ें तो आप पे भी आती हैं कि आप इस वक्त यही चाह रहे हैं कि सियासत की जाए इन चीज़ों के ऊपर। अच्छा, अब मज़े की बात ये आती है कि पीडीएम का आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया, जो मैं बार बार आपको इशारा कर रहा था कि बात ये आती है कि वो सांझे की हांडी थी जो चौक में फूट गई। जब ये बनी थी उसके बाद ही कहा जा रहा था, तजिया निगार सीनियर जितने भी थे, क्योंकि माजी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का, वो यही खुद कह के गए कायरा साहब, अभी भी हमें लगता नहीं है कि कंसेंसस होगा और आप किसी भी एक पॉइंट पे मुत्तफिक होंगे। वो कहेंगे आपको इस्तीफे दें, आप अपनी हुकूमत लूज नहीं करना चाहते सिंध में, आप इस्तीफे भी नहीं देना चाहते। तो ये वो तमाम चीजें जो नवश्ता दीवार हैं, दुनिया को भी पता चल चुकी हैं कि ऐसा नहीं होगा। और एक इत्माम हुज्जत के लिए आप बेशक रैलीज निकाल लेंगे, तकारीर कर लेंगे, वो तो मेरे ख्याल से हर हुकूमत के होते हुए तमाम अपोजिशन से करती रही हैं। अब जो इम्पोर्टेंट सवाल है इसमें ये आता है कि आपको एक लेजिस्लेटिवली एक आईनी सूबा बनाना है और आपके मुल्क को जरूरत है। आपके कानून के अंदर कहा गया है कि जहाँ पे आबादी एक खास तनासुब से बढ़ जाती है उसको आपको सूबा बनाना है। अभी सूबा हजारा की भी आपको पता करारदाद पास हुई है केपीके में, तो आपके पास 3-4 सूबों की गुंजाइश मौजूद है, बना सकते हैं। आप उसको करेंगे तो आपकी इकोनॉमी भी उसके हवाले से। आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की, अगर आप देखें जो असेंबली के अंदर वो कर रहे थे, उन्होंने कहा था आप लोगों की इस तरह की हरकतों से, आपकी ऐसी स्टेटमेंट से, क्रिटिसिज्म से आपके इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के साथ साथ आपकी अपनी इकोनॉमी डिस्टर्ब होती है। ठीक है, अच्छा मैं इसी बात को जरा आगे बढ़ा लेती हूँ। बैरिस्टर साहब, एक तो आप अपनी बात मुकम्मल भी कर दीजिएगा और दूसरा मुझे ये बताएं कि क्या आवाज आ रही है? जी जी, अब हम आपको सुन पा रहे हैं। एक तो आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिएगा, दूसरा मुझे ये बताएं कि अपोजिशन क्या वाकई संजीदा है? गिलानी साहब का खुद ताल्लुक है जनूबी पंजाब से और पीपल्स पार्टी जिस तरह से कह रही है आगाज तो हमने किया था, तो इसमें कबाहत क्या है, क्यों आगे नहीं बढ़ते? देखिए, पहली तो बात ये जी कि ये जो नैरेटिव है ना जी बात करने का ऑपोजिशन से, ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट नैरेटिव है, बिकॉज पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी में दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू। जितना मर्जी डिफिकल्ट सिचुएशन हो, जितने मर्जी हालात खराब हो, आपकी कंटिन्यूअस नेगोशिएशन विद द ऑपोजिशन रहनी चाहिए ऑन वन वे और द अदर। यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि ऑपोजिशन को गवर्नमेंट के ऊपर किसी किस्म का यकीन नहीं है। वो ये कहते हैं कि जब भी गवर्नमेंट ने हमारे से नेगोशिएशंस की इन द पास्ट, दे हैव ऑलवेज रिजाइल्ड, और वो बाहर निकल गए। इस दफा भी वो ये कह रहे हैं कि हम शाह महमूद कुरैशी साहब के खत को सीरियसली नहीं लेते। ऑन द कॉन्ट्ररी, गवर्नमेंट की तरफ से शाह महमूद कुरैशी साहब एक बहुत रिस्पॉन्सिबल आदमी है और उनके खत लिखने के मकसद जो है उसके पीछे एक रीजनिंग है। ही हिमसेल्फ इज फ्रॉम साउथ पंजाब और वो इस चीज का, इस नेगोशिएशंस का क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं, जो कि उनको लेना चाहिए, बिकॉज उन्होंने ये प्रॉमिसेस किए हमें साउथ ऑफ पंजाब में। मेरा ख्याल है उनके खत को एक बहुत सीरियसली लेना चाहिए, बिकॉज फॉरेन मिनिस्टर हैं, और अगर कल को वजीर आजम खुदा ना खास्ता उनको लेट डाउन करते हैं बाय नॉट सब्सक्राइबिंग टू व्हाट ही इज सेइंग, वो तो एक बहुत नुकसानदेह चीज है इनकी अपनी गवर्नमेंट के लिए। सो बातचीत जरूर शुरू होनी चाहिए, किसी तरह शुरू हो। लेकिन जो मैंने सवाल किया था जिस पे कायरा साहब नाराज हुए, और उनकी मैं इंतहाई मशकूर हूं कि उन्होंने अपनी वो माजरत भी की जिसकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी। हमारे बड़े हैं, हम उनसे बहुत सीखते हैं, लेकिन वो सवाल से ये पुट ऑफ गवर्नमेंट ऑपोजिशन इसलिए होती है बिकॉज उस सवाल में ही जवाब है। जब भी बात होती है तो 3-4 चीजें सामने रखी जाती है, और वो 3-4 चीजें क्या है? वो 3-4 चीजें मेनली, अगर आप मुझे इजाजत दें मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ। अभी तारिक बशीर चीमा ने हमें ज्वाइन कर लिया है, विफाकी वजीर हैं बराह हाउसिंग एंड वर्क्स। अस्सलाम वालेकुम तारिक बशीर चीमा साहब।
जी वालेकुम सलाम जी। चीमा साहब, सर आपका ताल्लुक भी बहावलपुर से है और अभी शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो खत लिखा है अपोजिशन को, वो ये चाहते हैं कि जनूबी पंजाब सूबे के हवाले से बैठकर बात करें, सिलसिले को आगे बढ़ाएं। तो सर आप लोग इसको किस तरह से देख रहे हैं? कितना देखिए बात सुनिए, मैं तो आई एम वेरी क्लियर कि ये कोई इस मुल्क में कोई इलेक्शन तो नहीं होने जा रहे, कोई बल्दियाती या जनरल समथिंग लाइक दैट। जी बशीर साहब बोले। जी, चीमा साहब। हमसे सवाल करें। हाँ मैं पूछ रहा हूँ कि इस मुल्क में कोई इलेक्शन तो नहीं होने जा रहे बल्दियाती या जनरल, क्योंकि ये शोशा इलेक्शन से पहले छोड़ा जाता है। अच्छा, आप ये समझते हैं इसमें संजीदगी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। दिस इज टोटल फ्रॉड, दिस इज टोटल 100% फ्रॉड। इनको भी पता है, इनके पास न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ नहीं है। इन्होंने कहा कि जी शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है कि वो लेट डाउन होंगे अगर जनूबी पंजाब सूबा न बना। हम तो भाई जनूबी पंजाब के खिलाफ नहीं है, हम अपने राइट्स की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम कहते हैं भावलपुर इनके साथ शामिल ना करें, और अगर हमारी आवाज में वो ताकत नहीं है तो आप भावलपुर की हद तक रेफरेंडम करवा लें। वो इंडिपेंडेंट सूबा चाहते हैं कि जनूबी पंजाब के साथ जाना चाहते हैं। अब मुझे 2 मिनट दीजिएगा जरा। जी 1990 से पहले, 1985 से पहले सेफर साइड एक स्टेटमेंट दिखा दें, एक स्टेटमेंट किसी लीडरशिप जिसने जनूबी पंजाब का मुतालबा किया, एक स्टेटमेंट मुझे दिखा दें। उसके बाद एक फैमिली बता दें, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी साहब की फैमिली हो, चाहे यूसुफ रजा गिलानी साहब हो, चाहे फरूक लगानी साहब हो, चाहे मुस्तफा खर साहब हो, चाहे गुलाम हैदर रमाई साहब हो, चाहे सादिक हुसैन कुरैशी साहब हो, जिन्होंने इस सूबे पर, इस मुल्क पर हुकूमत नहीं की, इनको उस वक्त जनूबी पंजाब याद नहीं आता। इनको उस वक्त, अच्छा फिर शाह महमूद कुरैशी साहब तो लॉकडाउन होंगे। मैं आपको 15 वीडियो क्लिप्स भेज देता हूँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के, जिसमें उन्होंने जल्सों में ऐलान किया है कि ये सब झूठ बोलते हैं, भावलपुर को सूबा मैं बनाऊंगा। स्विट्जरलैंड लाहौर से छोटा मुल्क, अगर उसके 25 सूबे हो सकते हैं तो भावलपुर सूबा क्यों नहीं बन सकता? रियली वांट, अगर शाह महमूद साहब इस स्टेटमेंट को चैलेंज करें, मैं उनको ये वीडियो क्लिप इमरान खान साहब को भिजवा देता हूँ। बात यह है कि वहां पर एक चीज तय हुई थी हमारी कि हमारा अपना एक अंदाज है। हम कहते हैं कि जी भावलपुर को एक सूबा बनाए। हम आसमान से गिरा खजूर में अटका, पहले लाहौर वालों के जूते खाएं सारी जिंदगी, फिर मुल्तान के फ्यूडल लॉर्ड्स के जूते खाएं, ना ये पानी का कतरा आगे आने देते हैं। इसी साल का डाटा ले लें, इरिगेशन वाटर का इसी साल का डाटा ले लें। आपका भावलपुर हाईकोर्ट बेंच है, एक आदमी बता दें जो भावलपुर का उसमें असिस्टेंट एडवोकेट जनरल भर्ती हुआ है, एक आदमी बता दें जो असिस्टेंट अटॉर्नी भर्ती हुआ है, कोई मुल्तान से आ गए हैं, कोई रिंजा खान से आ गए, कहीं से आ गए। अब तो ये म्यूजिक रोज फेस करते हैं, अब तो ये म्यूजिक में। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने देखे ना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने दो करारदादें पास की पंजाब असेंबली में, जिसमें पीपल्स पार्टी ने वोट दिया, जिसमें मुस्लिम लीग कायद आजम ने वोट दिया, मुस्लिम लीग नून ने वोट दिया। हम कहते हैं कि आप भावलपुर को अलहदा सूबा बनाएं, जनूबी पंजाब को अलहदा सूबा, क्योंकि हमने बतौर सूबे के काम किए। 1951 से 1954 तक वी वर इंडिपेंडेंट प्रोविंस। ठीक है, कहाँ से आ गए हैं जो सूबे का मुतालबा कर रहे हैं? मैं चीमा साहब से एक सवाल करना चाह रही हूँ। जी पंचौता साहब। चीमा साहब, मैं अहमद पंचौता अर्ज कर रहा हूँ जी। आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो आप अभी अबाउट भावलपुर बात कर रहे हैं, बिल्कुल मैं इसका 100% एहतराम करता हूँ। ये चीज सर इस वक्त चूंकि आप गवर्नमेंट का हिस्सा भी हैं, गवर्नमेंट में ये प्रेजेंट की गई है सर असेंबली में, नेशनल असेंबली में? जी गवर्नमेंट को जी प्राइम मिनिस्टर साहब इज ऑन बोर्ड, ही इज अंडर एन एग्रीमेंट विद अस कि वो जब तक हमारे साथ बैठकर ये निटी ग्रिटी ये डिटेल्स तय नहीं करेंगे, उस वक्त तक इसके ऊपर तो वाज़ेह स्टैंड नहीं लिया जाएगा। लेकिन क्योंकि अब बल्दियाती इलेक्शन का शोर है, अब इन्होंने फिर लॉलीपॉप देना है, फिर आंखों में धूल झोंकनी है, तो आप क्या कर सकते हैं? हम तो नहीं कर सकते कुछ भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तारिक बशीर चीमा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और उनका भी कहना ये है कि संजीदगी जो है वो हमें कोई दिखाई नहीं दे रही है। शायद लोकल बॉडीज इलेक्शन हैं आगे और कुछ मसाइल हैं उनसे, उसकी वजह से जो है जनूबी पंजाब सूबे की बात की जा रही है। बैरिस्टर साहब वो बहावलपुर सूबे के हवाले से भी बात कर रहे हैं कि सिर्फ एक सूबा हमें नहीं चाहिए, जनूबी पंजाब नहीं चाहिए, आप बहावलपुर को भी सूबे का दर्जा दें। और बल्कि वो तो उसकी तो बहाली का मामला है, सूबा तो वो बहुत पुरानी, अगर वो डॉक्यूमेंट्स देखें तो उसमें वो मौजूद है। क्लेम बेसिकली वही है। जी बैरिस्टर साहब, बात ये कि मैं इसी चीज के पेश नजर मैं हमेशा कहता होता हूं
कि पाकिस्तान में जो इलेक्टोरल प्रोमिसेस हैं, जो जी। हमारी हुकूमत में आने से पहले हमारे सियासतदान प्रोमिसेस करते हैं, उनकी इन्फोर्सेबिलिटी का भी कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। अब आप तारिक बशीर चीमा साहब बात तो बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। वजीर आजम साहब ने न्यूमरस ओकेशंस कह चुके हैं कि जितने मर्जी सूबे बनाने पड़े हम बनाएंगे, और भावलपुर को भी बनाएंगे। और अब साउथ पंजाब की बात भी हो रही है, और ये भी तारिक बशीर चीमा साहब की बात ठीक है, इलेक्शंस जो हैं वो पता नहीं कौन से हैं, बट दे आर अराउंड द कॉर्नर, तो उसकी वजह से अब ये बातें हो रही है। साउथ ऑफ पंजाब को हमेशा इस्तेमाल किया गया उन बेचारों को इस किस्म का लॉलीपॉप, जिस तरह उन्होंने कहा। सवाल ये कि अगर आप सूबे बनाने की बात कर ही रहे हैं तो व्हाई नॉट 2 प्रोविंसेस, क्योंकि बहावलपुर इन इटसेल्फ एक इतनी बड़ी स्टेट है, और उनकी हमेशा से अगर आप देखें पास्ट हिस्टोरिकली, दिस इज व्हाट हैज बीन एग्रीड अपॉन। अच्छा, बहावलपुर स्टेट का अगर आप देखें तो पाकिस्तान की वाहिद स्टेट है जिसमें नवाब ऑफ बहावलपुर ने सेसेशन एग्रीमेंट किया था और कहा था कि हम पाकिस्तान को इस शर्त पर ज्वाइन कर रहे हैं कि हमारी जो टेरिटरी है वो हमारे से वापस नहीं ली जाएगी। इन्होंने सबसे पहले वो सेसेशन एग्रीमेंट भी कैंसिल किया, उसके बाद उनसे वो टेरिटरी लेने की कोशिश की। मैं चूंकि उस लिटिगेशन में इन्वॉल्व हूं तो मुझे उसकी थोड़े से फैक्ट्स पता है। सवाल ये है कि अगर उनकी ये डिमांड है तो आप दोनों की बात करें। आप ये बात को इकट्ठा कलेक्टिवली, ये साउथ पंजाब क्या होता है, ये मैं तो समझता हूँ इस तरह टेरिटरी को रेफर करना भी मुनासिब नहीं। ये बिल्कुल बात दुरुस्त कह रहे हैं चीमा साहब, बहावलपुर शुड बी अ सेपरेट प्रोविंस, मुल्तान शुड बी अ सेपरेट प्रोविंस, एंड देन एडमिनिस्ट्रेटिवली आहिस्ता 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 आप जितने प्रोविंसेस बनाएंगे लोगों का फायदा होगा। आप खुद सोचें, जो उन्होंने धक्के खाने की बात की है कि पहले हम पंजाब के खाते हैं फिर मुल्तान के खाएंगे लॉर्ड्स के। सवाल ये कि जो सुबह सुबह आदमी चलता है और शाम को हाईकोर्ट पहुंचता है या इधर हमारे सेक्रेटेरिएट में पहुंचता है, उसका कसूर क्या है? यू नीड टू हैव स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। इंडिया की एग्जांपल है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एग्जांपल है, हर मुल्क में सूबे बने हैं, ये तो विदाउट एनी क्वेश्चन है। सो शाह महमूद कुरैशी साहब को भी अगर इसको वो एज अ लिंच पिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो ही शुड यूज इट प्रॉपर्ली, और वो सिर्फ बात मुल्तान की ना हो, बात साथ भावलपुर की भी हो। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आगे चीज़ें जब मज़ीद हमें नज़र आएंगी तो मालूम होगा कि सूबे के हवाले से कितने संजीदा हैं। ज़रा आसिम आपकी तरफ आऊँगी। ये बहुत सारी आवाज़ें उठ रही हैं, ये कहा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी कुछ नामों का हवाला दिया जा रहा है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि फवाद साहब ने जो है उन्होंने, और गिल साहब तो बल्कि कहते हैं कि 5 नाम हैं जो नून लीग की तरफ से हैं, और अयाज सादिक साहब की तरफ से तो बड़ा वाज़ेह उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद नवाज शरीफ साहब को कह दिया कि अगर आपने नहीं बनना तो आप मुझे बना दें। तो ये सारी फिजा जो है ये क्या मैसेज दे रही है? देखिए, बात वही आती है कि इस वक्त जो माहौल है और एक अनसर्टेनिटी की बात की जाती है, जो हम एक हुकूमत को किसी तरह भी मुख्तलिफ जमातों के साथ मिलकर हम देखते हैं, एक परसेप्शन बिल्ड करने की कोशिश की जाती है, कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है आवाम को। ये वही सूरत हाल नज़र आ रही है। हाँ, जहाँ पे क़यादतों की बात है, हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि ये क़यादत उसको मिले, हर बंदे की ख्वाहिश ये होती है कि ये सीट मेरे हिस्से में आए। बहुत लॉन्ग जर्नी है बहुत सारे सियासतदानों की, अगर हम देखें मुख्तलिफ जमातों के हवाले से। लेकिन इसमें कोई बैद नहीं, आप किसी को भी ये ख्वाहिश हो सकती है किसी की भी, लेकिन इसको अगर ये कहा जाए कि जी माइनस इमरान फार्मूला हो रहा है तो माइनस फला चीज़ हो रही है, ये सारी चीज़ें एक वो जिसे कहते हैं ना तखयलाती, उसमें चली जाती हैं। और वो जो फॉरवर्ड ब्लॉक की बात की जा रही है कि अयाज सादिक साहब से जहांगीर तरीन की मुलाकातें, 20-22 लोग और भी हैं, उनकी भी मुलाकातें हो रही हैं। अच्छा, ये बड़े मजे की एक बात है। अगर हम बात करते हैं, आपको टाइमिंग आप अगर नोट करें, माजी में मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का, चौधरी निसार साहब का उनका इख्तलाफ होना, उनको जो जिस तरह पिछले दिनों कहा जा रहा था कि जी परवेज़ खटक साहब नाराज़ होकर बाहर चले गए, उनके इमरान खान साहब से इस तरह की बात हुई, एक परसेप्शन बिल्ड की जाती है। आपको याद होगा चौधरी निसार साहब बाहर चले गए और उनका था कि बाहर जा रहे हैं, 44 बंदे उनके साथ हैं, नंबर गिने जा रहे हैं, एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनने लगा है। ये एक पुराने तरीक़ेकार हैं कि एक फ़ज़ा कायम करने की कोशिश की जाती है। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता। ऑन ग्राउंड रियलिटी अगर बात की जाए, आप अगर इमरान खान साहब अगर अपनी पार्टी रहनुमाओं का इजलास करेंगे तो सारे मौजूद होंगे, आप वोटिंग की बात करेंगे तो सारे, आपने लेजिस्लेशन अभी देखी होंगी। अब जिसी तरह अब इन सूबों के हवाले से बात की जा रही है, एग्जेक्टिव सूबे बनाएं या फिर आप लेजिस्लेशन की बात करें, लेकिन आपको नंबर लेके चलने होते हैं। आपकी अपनी जमात के, आपके इत्तेहादियों की बात होती है। आपने अगर बात की है, लेटर लिखे हैं, तो इसका मतलब है आप सीरियस हैं। चाहे वो आप जनरल बॉडी इलेक्शन की बात कर रहे हैं कि जी नहीं, आप तो बल्दियाती इंतखाबात की बात कर रहे हैं कि जनरल बॉडी जब होगी उसके लिए वोट आपको चाहिए होगा। ये जो भी आपके जहन में एक चीज आती है, आप इसको सियासी अच्छा, इसको मुझे वाइंड अप करना है। बैरिस्टर साहब, मैं लास्ट कमेंट आपका लेना चाहूंगी कि क्या अदम एतमाद की जिस तहरीक की बात की जा रही है वो आ सकती है इन हाउस तब्दीली के लिए, जो कोशिशें की जा रही हैं, इस वक्त क्या लग रहा है आपको?
नहीं जी, ये तहरीकें और ये सब चीजें आएंगी, बार बार आएंगी, इनके ऊपर डिलिब्रेशंस होंगी, बट सक्सीड नहीं करेंगी। उसकी बेसिक वजह ये है कि अभी आई बिलीव कि गवर्नमेंट उस हद तक बुरे हालात पर नहीं गई जहां पर ये चीजें सक्सीड करें। प्लस एस्टैब्लिशमेंट जो एक पाकिस्तान का एक नोन फैक्ट है, वो बिल्कुल गवर्नमेंट के साथ बहुत अच्छी तरह देयर हैंड्स ऑन विद द गवर्नमेंट। सो आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम कि इसमें कोई ऐसा मसला आएगा। ओके, बाकी बातें तो ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशनल, ये सारी की सारी प्रोविजंस हैं, Exactly. कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं, इन्वोक की जा सकती हैं। अगर इन्वोक होती हैं तो टाइम पर देखा जाएगा। अभी तक सो फार तो ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि कुछ भी नहीं होगा। आपस में कुछ इत्तेहाद होगा, ऑपोजिशन इकट्ठी होगी तो फिर आगे बढ़ेगी ना। अभी तो हमें कुछ ये नजर बात ही क्या नहीं है आ कि रहा। मौलाना फजलुर रहमान साहब की कल जो सबसे अच्छी डिपिक्शन है वो शेख रशीद साहब ने कर दी है, जियो टीवी पर बैठे हुए। उन्होंने कहा है कि जब अब वो उनके पास वोट्स आ गए हैं तो अब वो देखिएगा गायब हो जाएंगे। और इनके अभी सारों को इकट्ठा होना बहुत मुश्किल है। हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंगली वो थोड़ा खामोश भी है, अगर आप उनको जरा वो गौर करें ना। केपीके में उन्होंने गेन किया है। अब अगला इलेक्शन जो होगा वो मार्च में होगा, 27 मार्च को डेट दे रहे हैं, 23 मार्च को वो इधर वो बात हो रही है। फिर वो बलोचिस्तान की तरफ भी थोड़ी सी उनकी वो नजर आ रही है, नवाब असलम रईसानी से भी उनकी हुई है मुलाकात और वो भी शामिल हो गए, तो वो थोड़ा सा कुछ और गेन करना बल्दियाती चाह रहे इलेक्शन के हैं। अब इसमें ये सारे डायनामिक्स मफादात का मुख्तलिफ होते टकराव हैं। नजर आ रहा है। मुख्तलिफ जनरल असेंबली Exactly. के या आपके कौमी असेंबली के और सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन से थोड़े से उसके डायनामिक्स चेंज होते हैं। और आप हमेशा जब भी देखें, जब हुकूमतें अपने टेन्योर पूरा कर रही होती हैं तो उसमें ज़िमनी इंतखाबात और बल्दियाती इंतखाबात जब होते हैं उसमें डायनामिक्स मुख्तलिफ नजर आती है। लेकिन जब जनरल इलेक्शन होते हैं हाँ। उसमें आपको उसके नतीजे बहुत मुख्तलिफ होते हैं। तो उनको आप ठीक है, अभी फाइनल हतमी नतीजा नहीं कह जी सकते। जी जी आसिफ, मुझे आगे बढ़ना है, अगले सेगमेंट हम जा रहे हैं। और ये भी बड़ी एक अहम डेवलपमेंट है जो कल हुई है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साबिक चीफ जज राना शमीम पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। वो एफिडेविट वाले सारे मामला जो हैं हम पहले उसको डिस्कस करते भी रही हैं कि वो कहाँ पर दस्तखत हुए, कुछ ऑडियोज़ जो हैं वो भी आती रही। और अभी रिसेंटली भी एक ऑडियो आई है चार्ल्स गथरी की जिसमें सारी चीज़ें बड़ी वाज़े तौर पर हमें जो है वो सुनाई दे रही हैं। और ये वाकई महसूस हो रहा है कि ये केस के ऊपर असरअंदाज होने की एक कोशिश की गई थी नून लीग की तरफ से, लेकिन उसमें नाकामी हुई है। बहरहाल इस इशू को लेकर आगे बढ़ते हैं। बैरिस्टर अजहर सदीक साहब ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, कानूनदान है। मैं चाहती हूँ कि पहले उनका कमेंट ले लेते हैं, इससे आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, ये बताइएगा कि बड़ा ये अहम डेवलपमेंट हुई है कल, और इसके ऊपर पहले तो आप कमेंट कर दें कि आपकी क्या इस पे ओपिनियन है कि फर्द जुर्म जो है वो आयद कर दी गई है। वो अभी भी मानने से इनकारी है राना शमीम साहब, और उन्होंने जो इस हवाले से अपील वगैरह भी की थी वो भी सारी मुस्तरद हो गई है। तो सर, ये केस पे किस हद तक असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही थी? देखिए, बुनियादी तौर पर अगर आपको याद हो, मेरिट पे तो ना ही अल अजीजिया ना ही एवनफील्ड केस बनता नहीं है। पनामा के केस की हियरिंग 126 दिन हुई थी, इनके पास कोई असासाजात, कोई मनी ट्रेल नहीं था। फिर JIT बनी, 60 दिन वो बैठी, फिर 6 दिन सुप्रीम कोर्ट बैठी, वो कतरी खत आ गया, घोड़ों और खचरों पे वो चली गई। मेरी सेंट्रल लंदन क्या पूरे पाकिस्तान में जायदाद नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मरियम नवाज बेनिफिशियल ओनरशिप है। फिर नवाज शरीफ आ गए। ये है वो जराये, और जराये आप सब लोगों ने देख लिए। जब रिकॉर्ड पे आपको बताता चलूं, ये एवनफील्ड का जो फैसला है ये 7 जुलाई 2018 को आया और इलेक्शन हो गए थे 24 जुलाई 2018 को। कोई भी अपील जो है इतनी फौरी तौर पर तो समाअत के लिए आती थी। हकायक पे अगर देखे ना तो जो बात राना शमीम कह भी रहा उसका हकायक पे, यानी फिर बेंच भी वो नहीं था, ये भी क्लैरिटी के साथ आ गई। 17 जुलाई को गए थे जनाब साकिब निसार साहब गिलगित बल्तिस्तान में। इस पर असल पॉइंट की तरफ आने से पहले मैं बताता चलूं कि इससे पहले ऑडियो लीक करवाई गई अरशद मलिक की। ये बुनियादी तौर पर अदालतों में प्रेशर डालने के लिए किया गया। इश्तियाक मिर्जा के केस में वो बात तय हो गई कि अगर ये ऑडियो लीक अगर कोई आई भी है, वीडियो लीक भी हुआ, इसका पहले फोरेंसिक होगा, फोरेंसिक होकर कोर्ट में क्रॉस एग्जामिन होगा, क्रॉस एग्जामिन पे क्या वाकई उस पर असर अंदाज हुआ, जो कि मेरिट पे बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है। अब ये वही चीजों का तवातर के साथ है, वो किसी अदालत में ले गए। पहले बाकायदा जो है ऑडियो अमेरिका के अंदर एक ही ग्रुप है सारा, ये बैठ के लंदन के अंदर। और याद रखिएगा राना शमीम पहले अमेरिका में थे, 2 दिन के लिए ये लंदन में आए। और लंदन में ये भी मैंने आपको पता कि हम लोगों ने नवंबर के 15-16 तारीख को बता दिया था कि चार्ल्स गुथरी जो है उनके पास मार्बल आर्च में गया, वहीं बैठकर एफिडेविट साइन हुआ और वो सबूत सारे आपने देख लिए। अब बुनियादी तौर पर तौहीन अदालत के हवाले से चीजें रिकॉर्ड पर सारी आ चुकी है, फर्द जुर्म आयद हो गई है। जहां तक जो आ रहा है ना कि
जो कोर्ट रिपोर्ट, यानी मिसाल के तौर पर जिन्होंने अपना खबर लगाई है वो एडिटर ले ले, कोई भी वो बच गया, वो बचे नहीं है। अभी एविडेंस रिकॉर्ड हो गई, मौका पूरा दिया जाएगा। और इसमें राना शमीम साहब जो है ना, वो मेरी जाती राय के मुताबिक तौहीन अदालत के मुर्तकब हुए सजा हो जाएगी। और साथ साथ जो अखबार वाले हैं, सब जुडिस रूल का इशू नहीं है, वो इतनी खौफनाक शहादतें सामने आ रही है कि बकायदा अंसार अब्बासी तक जो खबर है वो प्लांट करके उसी ग्रुप ने, नवाज शरीफ खानदान के लोगों ने वो भिजवाया। राना शमीम का नंबर भी उनको भिजवाया। अगर आज सीडीआर निकल आए लंदन के अंदर से राना शमीम का किसके से राब्ता हुआ, अपना बैरिकेड होटल में ठहरे, बिल किसने अदा किया, चार्ल्स गुजरी को पैसे किसने दिए, तो आप सारे परेशान को हो जाएंगे कि ये सारा एक प्री प्लान एजेंडा है जो बुरी तरह बेनकाब हो चुका है। ऑडियो जो लीक अहमद नूरानी ने की थी उसका भी फॉरेंसिक हो गया था, हम लोगों ने पहले खबर बता दी थी, वो भी फेक और फैब्रिकेटेड है। मेरिट पे केस कोई नहीं बनता, तौहीन अदालत में सजा लिखी हुई है। और एक बात याद रखिएगा आप लोग सारे कि ये जो राना शमीम साहब है ना, ये बुनियादी तौर पर जब सिंध हाई कोर्ट के एडिशनल जज बने थे तो इन्होंने अपनी वक्त में 4 साल की तब्दीली की, इसी वजह से वो कंफर्म नहीं हुए थे। लेकिन इन्हें गिलगित बल्तिस्तान चीफ जज बना दिया नवाज शरीफ ने, और नवाज शरीफ ने इनको जुल्फकार शहीद भुट्टो यूनिवर्सिटी का लॉ कॉलेज का प्रोफेसर बनाया। 30 लाख के करीब तनख्वाह अंदाजा लगाया, क्या है सुर्खाब के पर लगे हुए। हाई कोर्ट का जज जो है वो तकरीबन कोई 10 लाख के करीब तनख्वाह लेता है, सुप्रीम कोर्ट का 11 लाख के करीब तनख्वाह लेता है। ये रिटायरमेंट में भी पैसे ले रहे हैं और इतनी लूटमार इन लोगों ने किया। लेकिन हमें इनको बंदगी अंजाम तक ले जाना बड़ा जरूरी है। तौहीन अदालत बाकी काम भी देखने चाहिए। ठीक है बैरिस्टर साहब, एडवोकेट साहब ने तो अपनी ओपिनियन इस पे दे दी है। अब आगे की डेवलपमेंट आपको कैसे नजर आ रही है? क्या इन्हीं सारे शवाहिद के बिना पर जो इंक्वायरी करने की दरख्वास्त की थी राना शमीम साहब ने, उसको रिजेक्ट किया गया? देखिए जी, राना शमीम साहब का जो केस है ना, उसको एक और एंगल से डिस्कस करना बड़ा जरूरी है। जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अतर मनीला चीफ जस्टिस साहब हैं, ऑफ कोर्स सब जुडिस मैटर है, मैं इसमें उस तरह कमेंट नहीं करना चाहता कि कोई उसकी आउटकम अफेक्ट हो, लेकिन जिन सहाफियों ने इसको छापा है और साथ ये प्ली की है कि हमें आइडिया ही नहीं है कि ये खबर सच्ची है या झूठी, हमने तो बस छाप दिया, उनके खिलाफ एक्शन भी प्रॉपरली कानून के मुताबिक बहुत जरूरी है। अब ये नहीं कह सकते कि मैं उनको जानता हूं या उनकी इंटेग्रिटी अच्छी है, बहुत अच्छे आदमी है, मैं उनकी खुद बड़ी इज्जत करता हूं, बट अगर ये खबर इतनी रेकलेसली छाप दी गई है, वो है भी एक साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बारे में, जो कि अपने टाइम में ही वाज अ गुड चीफ जस्टिस और बड़े मशहूर जज भी रहे हैं। दूसरी, जहां तक बात है राना शमीम साहब की, राना शमीम साहब ने तो जिस किस्म का बिहेवियर कोर्ट में रखा है, उनके साथ भी बड़ा ट्रीटमेंट करना चाहिए, बिकॉज ही एक्चुअली थिंक्स कि कोर्ट जो है मजाक है। उनका आगे से किस्मत अच्छी ये है कि बड़ा एक अच्छे और एक डिसेंट जज से पाला है जनाब अतर मनीला साहब से, और वो बहुत बुर्दबारी का मुतारा करते हुए इसको आगे लेके चल रहे हैं। लेकिन दे शुड बी प्रोसिक्यूटेड अगेंस्ट, एंड आई फील कि जो फैक्ट्स नजर आते हैं उसके ऊपर उनके लिए केस काफी डीमिंग हो सकता है। ऑफ कोर्स प्रेडिक्शन तो मैं नहीं कर सकता कि क्या होगा, वो तो कानून के मुताबिक जो भी बनता होगा, लेकिन चांसेस ये लग रहे हैं कि केस उनके खिलाफ हो सकता है। ओके, अच्छा आसिम, मुझे पॉलिटिकली ज़रा थोड़ा सा इसका बता दीजिएगा, उस एंगल से आप इसको कैसे देख रहे हैं? बार बार बताया भी जा रहा था और फवाद चौधरी साहब मुसलसल ट्वीट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये माफिया है जो इस तरह से अदलिया को दबाव में लाने की कोशिश करता है, इदारों को प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्ट उस वक्त ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं जब बड़े अहम केसेस होते हैं अदालतों में। देखिए, अभी जब हम ऑडियो या वीडियो लीक्स की बात करते हैं तो नाहिद इसमें हमने बहुत कुछ देखा। अभी जिस तरह पंसोटा साहब ने बड़े डिटेल से कानूनी पहलुओं के हिसाब से इसको देखा है, और इसमें ऑब्वियसली नज़र आ रहा है कि उनको सज़ा होगी। और जहाँ पे सहाफ़ियों का उन्होंने जिक्र किया, सहाफ़ियों के साथ अगर हम बात करते हैं, कॉन्स्पिरेटर्स की बात करें या फिर वो उसमें शामिल, अगर सबूत मिलता है कि वो उसमें शामिल थे और उनकी जिसे कह सकते हैं कि नॉलेज के बगैर कि सबूत सच्चा था या बुरा था, वो तो उन्होंने भी कोर्ट में बयान दिया। सब जुडिस है, इस पर मैं इसलिए कमेंट नहीं करना चाह रहा। लेकिन जहाँ पे सियासी पहलू आते हैं तो ये केसेस जो हैं, जब हम बात करते हैं, आपको याद होगा खोसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट में जब इस केस के हवाले से पनामा लीक्स के बाद जब मियां साहब को सज़ा भी हुई, उसमें एक चीज़ लिखी थी गॉडफादर, तो वो मूवी का जो जिक्र किया था उसके अंदर ये तमाम पहलू मौजूद हैं और तमाम चीज़ों को, सिसिलियन माफिया की बात की गई थी। तो वो ऐसे नहीं लिख दिया गया था कि कोई कहानी देख ली गई और उसको सोच के उसको फैसले में, वो एक पूरा पैराग्राफ उसमें शामिल इसलिए किया गया था कि पूरा वो वर्किंग इसका स्टाइल जो है उसका बयान किया गया था कि ये किस तरह एक माफिया के तौर पर काम करते हैं, जिसमें सारे सेगमेंट्स ऑफ लाइफ जो हैं, जिसमें आप मुख्तलिफ शुबाए ज़िंदगी के लोग जो हैं उनको शामिल रखा जाता है। इवन हमारे मीडिया के हवाले से जो
रिसेंट जो ऑडियो लीक आई है, जिसको डिनाई नहीं किया बल्कि शोर मचाया गया कि पर्सनल होती हैं हमारी चीज़ें, लेकिन उसको डिनाई हरगिज़ नहीं किया गया, कुछ नाम हमारे सहाफ़त के भी आए बीच में। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसके लिए वो काम करते हैं। फिर अदालतों पर दबाव डालने के लिए आपको नैब के जो जज थे अरशद मलिक, वो आपको याद होगा उनका, जिस तरह इन्होंने एक बयानिया बना के उसके ऊपर कंपेन लॉन्च की। जब इनके ऊपर फैसला या दबाव आता है, जब ये चीज़ें अदालतों में प्रूव नहीं कर पाते, अदालत में जाके माफिया मांगते हैं, डेट्स मांगते हैं, बाहर आके बयान देते हैं और धमकियां देते हैं। इवन अदालतों को इन्होंने बराह रास्त धमकियां दी कि हम तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। आपको याद है वो जो एक आपकी कमेटी बनी थी जो इसकी इन्वेस्टिगेशन करी थी, उनको यहाँ तक कहा गया कि ज़मीन तुम्हारे लिए तंग कर दी जाएगी। तो ये तो इनका स्टाइल है, ये इनका स्टाइल है जिसमें बाकायदा तौर पे आपने ऑडियो जो आई उसको लीक किया गया, उसको पीसीस से जोड़ा गया जो कि वेरीफाई हो चुका है और उसके अंदर ये चीज़ शामिल हो चुकी है कि ये फैब्रिकेटेड है, इसको जोड़ा गया है, इसको जुमलों को उठा उठा के मुख्तलिफ जगहों से एक नैरेटिव बयान करने के लिए किया गया ताकि अदालतों पर दबाव पड़े। अतर मिनाला साहब ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है और इस केस को उन्होंने बिल्कुल लूज नहीं छोड़ा, क्योंकि इसमें जहाँ पे एक सीनियर साबिक चीफ जस्टिस की बात आ रही है, वहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जो पूरा बैच है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है और वो दबाव डालने की कोशिश की गई, जिसके बाद ये काम शुरू हुआ। और अब तौहीन अदालत की जब हम बात करते हैं तो तौहीन अदालत के अंदर जो सबूत आते हैं, वैसे तो आप देखें जो कानून कहता है ऑडियो वीडियो प्रूफ्स को सबूत के तौर पे नहीं माना जाता, लेकिन उसके लिए अब बाकायदा फ्रेंजिक की बात की जा रही है, एक बयानिया की बात की जा रही है, तो बराह रास्त उसमें अदालत को मुतासिर, उसके फैसलों को मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। आपने जब भी देखा कि वहाँ पे कोई पेशी लगी, जब उनको अदालतों में तलब किया गया, उनसे सबूत मांगे जा रहे हैं, तो वो वहाँ पे जाने के बजाय बाहर आपको ये नैरेटिव्स नजर आते हैं। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे इस चीज़ को आप देखें कि इन तमाम शवाहिद को लेकर अदालतों में नहीं जाया जा रहा, चाहे वो साबिक जो जज थे, वो सियासी तौर पर नाराबाजी की जा रही है ना, सियासी नाराबाजी हमदर्दियां गेन करने के लिए किया जा रहा है। उसके ऊपर बाकायदा एक, जिस तरह हमने वो उनकी रिपोर्ट्स देखी थी मेडिकल की, कि इवन हुकूमती मेंबरान रो पड़े थे उसको पढ़ के, और वो यहाँ तक कि प्लेटलेट इतने कम हो गए हैं और उनको मजबूर कर दिया गया। यहाँ तक इसी कोर्ट ने कहा था कि जिम्मेदारी कौन उठाएगा कि वो मर गए। तो मुझे इजाजत दीजिए, मुझे एडवोकेट अज़र सदीक साहब की तरफ जा रहा है। सर, ये इदारों को इस तरह से प्रेशराइज करना और फिर आला अदलिया को बदनाम करने की कोशिश करना, ये एक बड़ी भयानक सी चीज़ है। किसी भी मुल्क में इदारों को बहुत मजबूत होना चाहिए। इदारों को जब तक आप मजबूत नहीं करेंगे तब तक आपके मुल्क के मामला सही नहीं चलेंगे। तो सर, इसके लिए अब आगे क्या किया जा सकता है? अगर मैं अदलिया की बात करूं तो वहां पे क्या कुछ रिफॉर्म्स की हमें जरूरत है? हमें क्या करना है? देखिए, अदलिया के पास आईनी और कानूनी इख्तियार है, लेकिन उसका नफाज नहीं किया जाता। तारीखी तौर पर भयानक तारीख है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। सजाद अली शाह के दौर में किस तरह इन्वेड किया था सुप्रीम कोर्ट को, फिर जैसे जब पनामा के केसेस का फैसला आया तो 5 जजेस के नाम लेकर जीटी रोड पर आकर और 3 लोगों को तौहीन अदालत में सजा हुई, निहाल हाशमी को, तलाल चौधरी को, दानियाल अजीज। और उसके बाद अभी रिसेंट जो नैब के खिलाफ एक जो दरखास्त दी थी और इम्प्लीमेंटेशन बेंच के कॉन्टेक्स्ट में जस्टिस जाजुल हसन पर अपना तीर अंदाजी करने की कोशिश की थी, वो तौहीन अदालत के जिम्मे नैब ने वो बड़ा वाज़े तौर पर जवाब दे दिया। यहाँ उठने की जरूरत है। असल जो बात आप समझिएगा कि इसके पीछे अगर तारीखी तौर पर देखें तो लॉयर्स मूवमेंट से ये काम सारा शुरू हुआ, प्रेशर ग्रुप बन चुके हैं और ये बाकायदा सियासी जमातों के जो लोग हैं ना, ये बार काउंसिल में, बार एसोसिएशन में अपने बंदे लेकर आते हैं इसी मकसद के लिए, प्रेशर डालने के लिए। और रिसेंट आप साथ देख लें, आप इन चेन ऑफ इवेंट्स को कैसे मिलाना है। आप लेके आसमान जहांगीर फाउंडेशन का लाहौर में एक सेमिनार किया गया, मुल्क दुश्मन कूदते और खास तौर पर वो लोग इकट्ठे गए जिन्होंने अदलिया को बदनाम किया, बेलाइन किया, और हमारी बार काउंसिल या बार एसोसिएशन के कई लोग और वो खास तौर पर वो वहां पर मौजूद थे। फिर वही नहीं रुकना आपने। और यही जो ऑडियो लीक हुई तो बाकायदा उन्हीं ग्रुप में से वो एक ग्रुप है जो सो कॉल्ड लिबरल, मैं कहता हूँ एक खास ग्रुप है जो इनके लिए काम कर रहा है। सिंध हाई कोर्ट से उठते हैं और एक पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर करते हैं कि जनाब इसका बाकायदा फोरेंसिक कराया जाए। तुम कौन हो, तुम्हारा क्या ताल्लुक है इस हवाले से सारे मसले को। और अगर ये इस तरह का काम शुरू हो जाए तो जितने जजेस ने फैसले दिए, आज मेरे खिलाफ कोई फैसला आ गया, कल मैं भी कोई एक बयानी बनाकर लाऊंगा, मैं कहूंगा इसकी अलग इंक्वायरी हो, प्रेशर आना था, इसका भी फोरेंसिक हो, उसको लाया जाए। अदालतों के जजेस ने जो फैसले अदालतों के अंदर किए हैं, दे आर नीदर क्वेश्चनेबल। और तारीख बड़ी बड़ी है, जुल्फकार अली भुट्टो साहब का केस देख ले, वो मार्शल के दौर में, डिक्टेटर के दौर में हुआ है, लेकिन नजरसानी खारिज होने के बाद भी आज तक वो जो फैसला है ना सेट असाइड नहीं हो सका।
उसके लिए एडवाइजरी जुरिसडिक्शन में गए, वो एक अलग बात है कि हालात और वाकयात के। यहाँ जो सिर्फ बात है, मैं गुजारिश करूंगा हमारी अदालतों से, खास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, देखिए वो पिछले एक बड़े प्लानिंग के साथ ये काम हो रहा था, लेकिन हमारी अदालतों की तरफ से थोड़ी सी खामोशी थी। आपने यही इसी सुप्रीम कोर्ट में देखा कि चंद सहाफियों की वजह से आज खुद का नोटिस लिया गया, आज खुद नोटिस लेके बेंच भी तश्कील दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, बेंच बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस के पास मौजूद है। अब आर्टिकल 19 के हवाले से वो चीजें सारी, और उसके अंदर जो आप सबूत देखे फर्स्ट लेडी के बारे में क्या क्या, और ये वो सारे अगर देखा जाए तो ये खास क्लास है जो मरियम नवाज जो है अपने सोशल मीडिया पे या बाकी लोगों को लेकर वो साथ चलती है, और इतनी प्लानिंग के साथ चीजें हो रही है। अगर अदालतें हमारी इस वक्त भी ना खड़ी हुई, अदालतों ने इनका दरवाजे ना रोके, तो ये इतना खतरनाक ट्रेंड है कि ये फिर फैसले अदालतों में नहीं होंगी, ये सड़कों पर होंगे। और ये चाह यही रहे हैं कि हमें ना पूछा जाए। और जो बात अभी कही गई ना गॉड फादर या सिजिल माफिया के हवाले से, वो अगर पैराग्राफ उठाकर देख ले, इनकी हिस्ट्री उठाकर देख ले, और जो तरीका है वारदात देख ले। ठीक है सर, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, सही आपने पॉइंट आउट किया है। बैरिस्टर साहब की तरफ मैं जाऊंगी, आप इन सारी चीजों के लिए क्या असर समझते हैं, क्या तजवीज देते हैं? अब इन्होंने आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी बात की कि वहाँ चीफ जस्टिस को आपने इन्वाइट कर लिया, फिर एक उन्होंने कहा कि एक क्लास है जो इस किस्म के काम करती है और ये प्रोपेगेंडा किया जाता है, तो इसको कैसे काउंटर किया जा सकता है अदलिया की जानिब से? नहीं जी, मैं अजहर साहब बिल्कुल ही हैज हिज ओन पॉइंट ऑफ व्यू और उनका बिल्कुल उन्होंने बड़ा तफसील से एक्सप्लेन किया है। मैं तो अपना जो राना शमीम साहब की हद तक आर्गुमेंट है जिसको आई वुड ट्राई टू रीइटरेट दैट, उसको रिस्ट्रिक्ट करूंगा कि बिल्कुल अजहर साहब की यहाँ तक बात दुरुस्त है कि अगर इन चीजों को आपने अनचेक छोड़ दिया, अनपनिश छोड़ दिया, तो कल को कोई शख्स कुछ भी करके अपने जोरे बातों पर आके जुडिशरी जो है उसको डिस्पैरेज करेगा, उसकी रेपुटेशन को डिस्पैरेज करेगा। होता ये है कि जुडिशरी के स्पोक्स पर्संस नहीं होते, तो वो आगे से जवाब भी नहीं दे सकते। सो फॉर देम द ओनली वे इज कि आप किसी तरह उस केस को कहीं ना किसी फोरम पे ले जाएं, वो भी नहीं जाता। तो अगर एक जज को ही इस मुल्क में इंसाफ नहीं मिलता, तो आप मुझे बताएं कि वो फिर कहाँ जाए। मसलन एक छोटी सी एग्जांपल है आपके सामने, हमारी वफाकी मोहतसब थी वो कश्माला तारिक जी, उनके साथ जब हरासमेंट हुई, उनको जब मामला फेस करने पड़े, तो उनको इंसाफ लेने के लिए कोई फोरम अवेलेबल नहीं था। She is also a judicial officer, जुडिशियल ऑफिसर। इस तरह बेतहाशा हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, जिनके साथ प्रॉब्लम है। वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। बैरिस्टर साहब किसी और टाइम पे इस बहस को उठा रखते हैं, जरूर इस पर हम दोबारा बात करेंगे। बैरिस्टर अहमद पंसोता और एडवोकेट अजहर सदीक साहब हमारे साथ मौजूद रहे, आसिम रजा हमारे साथ मौजूद। तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कुछ अहम इशूज हैं जिनके हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन मैं जनूबी पंजाब सूबे के हवाले से या बहावलपुर सूबे के हवाले से एक बात जरूर करना चाहूंगी कि चाहे कुछ भी हालात हों, हमें एक चीज आगे बढ़ती हुई तो नजर आ रही है ना। अगर गवर्नमेंट इसकी तरफ कोई इनिशिएटिव ले रही है, अपोजिशन की ये जिम्मेदारी है कि वो इस किस्म के हालात पैदा करे, इस किस्म की कुछ प्रेशर डेवलप करे गवर्नमेंट के ऊपर कि इसके ऊपर संजीदगी से काम किया जा सके, मजीद इसको आगे बढ़ाया जा सके। आपके पास भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं, अपोजिशन के पास भी, लेकिन अगर सब मिलकर काम करेंगे, संजीदगी दिखाएंगे, तो तभी आगे बढ़ पाएंगे। आप तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। नाजरीन, अल्लाह हाफिज।